प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश शख्सियत से मुलाकात में आज एक और विशेष शख्स से मिल रहे हैं जिनका काम न केवल बौद्धिक जगत में दखल अपने बौद्धिकता से देना है, बल्कि ज़मीन पे भी जाके और जो लोग पसमानदा समुदाय के हैं, वंचित समुदाय के हैं, उनके बीच में जाते हैं निरंतर और उनको जागरूक करने का काम करते हैं। संविधान के प्रति, इस देश में जो हिस्सेदारी की मुहिम है उसके प्रति और भाईचारे के प्रति ये हमेशा लोगों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी ज़रूरत शुरू से बनी रही है। सर से एक हम ब्रीफ जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो विनय जी आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इतने दूर चल के आए। हालांकि काफ़ी दूर है आपके घर से, फिर भी आप आए हमारे लिए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं प्रॉपर ये सीवान से ही हूँ, सीवान जिला से ही हूँ और रहता हूँ मुंबई में। मेरा कारोबार मुंबई में है और बहुत सारा समय नहीं मिलता है, लेकिन अपनी कारोबार के बीच बीच में जो भी थोड़ी बहुत समय मिलती है अपनी समाज के लिए देता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी समय मिलता है, अपने समाज के काम के लिए जाता हूँ। लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना। खास करके मेरा 2 पॉइंट होता है। सबसे पहला ये तो हमारे महाज के जो काम है, महाज की जो ज़रूरतें हैं, महाज से जुड़ना किस तरह है, ये लोगों को मैं समझाता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी कम्युनिटी के आगे बढ़ाना है, तो जोड़ने के काम करता हूँ। दूसरी सबसे अहम जो मेरा काम है, हमारा फोकस है, जहाँ भी जाता हूँ वक्फ बोर्ड की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करना, लोगों को बताना कि वक्फ है क्या। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं आज भी कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। कई लोगों से पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं हमें नहीं मालूम। तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को उधर भी रुझान दिखाना, उधर भी बताना कि भाई ये हमारा वक्फ बोर्ड हमारी है, ये दूसरे की नहीं है। ये वक्फ जिन्होंने किया ये हमारे लिए किया, हम गरीबों के लिए किया, हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए किया, लेकिन इस पर चंद लोग बैठे हुए हैं, लूट के खा रहे हैं। तो इस विषय पर भी लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि तो यही मुहिम अपने लेके मैं चलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। वही मुंबई से मैं आया, मेरा घर है यहाँ पे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, घर आना जाना होता है। व्यवसाय के सिलसिले में भी मैं बहुत जगह जाता हूँ, क्योंकि मेरा पेशा जो है, मेरा व्यवसाय इसी तरह के है, लोगों से जुड़ा हुआ है। तो हर जगह घूमता रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलना, उन्हें समझाना, उन्हें तौर तरीके बताना, अपने महाज से उन्हें जोड़ना। कोशिश ये करता हूँ कि हमारे कम्युनिटी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, हमारे महाज के साथ जुड़े, महाज के सदस्य बने और सबको एकजुट करके हमारे कम्युनिटी को चरम तक पहुँचाया जाए। आप कब से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं सर? और आपको कौन सी ऐसी घटनाएं या कोई ऐसे वाकया हुआ जो आपको प्रेरित किया कि नहीं, आप व्यवसाय ही नहीं करें, बल्कि आपकी जो एक जिम्मेवारी बनती है, हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि वो जिस परिवेश से जाता है, निकलता है और जो पीछे छूट गए लोग होते हैं उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है। तो ऐसा आपका कब आपके जहन में आया? देखिए, ये अनुभव तो बहुत पुराना है मेरा, और समाज सेवा तो बहुत पहले से करता हूँ, लेकिन अपना काम करने का तरीका कुछ अलग था। मैं किसी को अगर 10 रुपये देता हूँ तो हल्ला नहीं करके शांति से, किसी को मालूम न पड़े, उस तरह से मैं मदद करता था। लेकिन बीच में कुछ दोस्त ऐसे आ गए, खास करके हमारे अख्तर हुसैन साहब हैं दुबई में, इस तरह कुछ दोस्त ऐसे मिले कि जिन्होंने महाज से मुझे जोड़ दिया। और महाज से जुड़ करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत पहले जुड़ना चाहिए था महाज से, क्योंकि इनका महाज का जो काम है ना, बहुत बेहतरीन काम है, समाज के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग। तो मुझे देख करके ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बहुत पहले जुड़ना चाहिए था। और कुछ घटनाएं मैंने ऐसे भी देखा है पहले, गाँव में, देहातों में हमारे कम्युनिटी के लोगों का गरीबी,
सबसे बड़ी तकलीफ है गरीबी हमारे कम्युनिटी में। गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये चीज़ मैं गाँव में देखता हूँ, बचपन से ही देखता हूँ, क्योंकि हमारी भी एजुकेशन अधूरी रह गई थी गरीबी की वजह से। गरीबी ऐसी चीज़ है ना कि इंसान की जवानी खा जाती है। तो मैंने बहुत कुछ देखा है बचपन से, इतनी उम्र हो गई, इसलिए मैंने हिसाब लगाया कि नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी घंटा 2 घंटा टाइम मिलता है वो अपने कम्युनिटी को हम देंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे। और जहाँ भी मैं जाऊँ इंडिया में, वहाँ भी अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलूँ, उनसे बातें करूँ, उनकी समस्याएं समझूँ, सुनूँ, उस पर कुछ अमल करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जो दिया उसी में से अगर कुछ चंद पैसे खर्चा करता हूँ अपने कम्युनिटी के लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप अभी एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ बिहार खास करके जो सामाजिक न्याय की धरती रही है, और पसमानदा आंदोलन या पसमानदा न्याय की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1978 में होती है, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे। तो जी मुझे उम्मीद है कि उस समय आप होंगे और होशियार होंगे, और तब से लेके अब तक की जो एक सफ़र है जिसमें बदलाव की मुहिम जो कही जाती है, जो सकारात्मक रूप से बदला आज देश और व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि सबकी इसमें उन्नति हुई, उसका मूल्यांकन आप कैसे करना चाहेंगे? देखिए, सबकी उन्नति की मूल्यांकन करने के लिए बहुत समय जाता है। जहाँ तक मेरी अपनी सवाल है, तो एक साधारण से परिवार से आया हूँ मैं, और बहुत मेहनत करके अपने आप को मैं खड़ा किया। बैकग्राउंड हालांकि अच्छा नहीं था, गरीब परिवार से हूँ, तो जो कुछ भी किया मैंने अपने मेहनत से ही किया। तो अपने आप को खड़ा करने में बहुत समय लग गया। तो जब मैंने अपने आप को सूटेबल कर लिया, खड़ा कर लिया, एक प्लेटफॉर्म अपने लिए बना लिया, मैं समझ लिया कि हाँ, अब यहाँ से हमारी ज़िंदगी जो है अच्छी पटरी पे चल रही है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। तब हमने रुझान किया अपने समाज के लोगों की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर अपने पेट खाली हो तो दूसरे के पेट नहीं भर सकता मैं, तो जरूरी कि अपना देखना। तो उसमें बहुत सारा वक्त चला गया। उसके बाद मैं अपने समाज से जुड़ा और समाज की सेवा आज भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आज भी मैं जिस धरती पे हूँ, ये बिहार है, हमारे गांव से करीब करीब मान लीजिए 30-35 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको भी बुलाया मैं। और यहाँ पे प्रोफेसर साहब हैं, सलाउद्दीन साहब, सिराजुद्दीन साहब, तो बहुत पहले से पहचान है, बट मिलना जुलना बहुत कम होता था। बट यहाँ पे आया, हमने रब्ता किया, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ आइए, हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो आज का टाइम निकाल कर हम आए, इनसे मिले, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। सभी से मुलाकात हुई, सभी से बातें हुई, और अपनी बातें हमने रखी। सर, आज आप जैसे बता रहे हैं कि आप सबसे मिले हैं और बातचीत हुई है, जाहिर सी बात है कि आप जैसे एक प्रबुद्ध और सुलझे हुए व्यक्ति यदि जनता से बात करते हैं तो डायरेक्ट संवाद स्थापित करते हैं, उससे बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आपको बातचीत से क्या लग रहा था? आप तो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लोगों से वहाँ बात करते हैं, तो यहाँ और उसमें दोनों में क्या अंतर आपको दिखा? देखिए, यहाँ ये गांव है, एकदम से देहात है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं था, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी कि पसमानदा होता क्या है। अपनी बिरादरी के लोग हैं, तो उनको मैं ये समझाया कि पसमानदा, और पसमानदा में है कितने लोग, करीब करीब 52-53 जातियाँ हैं। तो उनको वो समझाया, वो बातें रखी हमने, प्लस उसके अलावा हमने वक्त की बातें समझाई। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे जितने लोग भी मिले अच्छे सोच वाले हैं, अच्छी समझ वाले हैं, हमारी बातें उनके समझ में आई, तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि इनका सभी को एक साथ जोड़ूँ, हाथ के साथ जोड़ूँ, और सबको साथ में लेके चलूँ। और यहाँ के लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इनसे जो बात करने में आपको डायरेक्ट जो कनेक्शन फील हुआ, उसके पीछे यहाँ जो चल रहे सामाजिक न्याय के आंदोलन है, वो पिछले कई दशकों से चल रहा है, उसका योगदान है, या फिर जो अभी कुछ दिनों से जो मीडिया में पसमानदा शब्द तैर रहा है उसका असर है, या फिर इस धरती पे, बिहार की धरती पे जैसे कि जो आरक्षण मिला, आरक्षण के माध्यम से हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में कुछ न कुछ नौकरी मिली पसमानदा समुदाय के बीच में, इसका असर है? नहीं, देखिए, असर तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो मीडिया पे चल रहा, हम लोगों का पसमानदा महास का प्रोग्राम चल रहा, हम लोग जगह जगह जाते हैं, काफ़ी दिनों से ये आवाज़ बुलंद हो रही है पसमानदा समाज की। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कम्युनिटी चलाई, बहुत सारे लोगों ने संस्थाएं चलाई, बनाई, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। लेकिन अभी जो हमारे ये पसमानदा महाज जो चल रहा है, इसका बहुत असर दिख रहा है ज़मीन पे। उसी की वजह से मैं भी आज यहाँ पे आया, उसी की वजह से यहाँ पे लोग मुझसे जुड़े, और मुझे जुड़ करके अच्छा लगा इन लोगों से, यहाँ के लोगों से। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मीडिया की
काम है, मीडिया की बदौलत हमारे महास के जो लोग हैं, टीम हैं, आप लोग जैसे मीडिया वाले हैं, ये सबकी मेहनत ये रंग लाई कि आज हर जगह पे, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पे पसमानदा की चर्चा होती है। जो लोग सुनना पसंद नहीं करते वो भी आज चर्चा कर रहे हैं। ये हमारी टीम की मेहनत है। जाहिर सी बात है कि जब कोई आवाज़ उठती है तो धीरे धीरे वो बहुत दूर तलक जाती है और उसका बदलाव भी बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। और जिस बदलाव की मुहिम में आप शामिल हैं और बहुत सारे लोग आपके साथी जो शामिल हैं, चाहे वो बौद्धिक रूप से हों या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, वो सब लोग एक दिन अवश्य इस समाज को एक बेहतर समाज के रूप में बनाएंगे। आप जो यहाँ पे मीटिंग किए या मीटिंग जो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं या पसमानदा जो महाज है उसको लेके आप प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समाज के बीच में किस रूप में काम करना चाहते हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि हमको ये बनना, हमको वो बनना। हमको कुछ भी नहीं बनना। हमारी जो सोच है, हमको कुछ भी नहीं बनना। हमको नेता मंत्री नहीं बनना। हम अपनी समाज की सेवा करते रहेंगे, जब तक जिएंगे करते रहेंगे अपने समाज के लिए। हमें कोई लालच नहीं कि मुझे ये सीट चाहिए, मुझे राज्यसभा जाना, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं है। मेरा फोकस समाज के ऊपर कि हमें जितने पिछड़ गए हैं इनको कैसे आगे निकाला जाए, जो गरीब है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो अनपढ़ है उनको एजुकेटेड कैसे किया जाए, जो अनपढ़ रह गए हैं उनको पढ़ाया कैसे जाए। तो बहुत सारे लोगों की उम्र निकल गई है, पढ़ नहीं सकते, लेकिन हमारी बातें तो समझ सकते हैं ना। तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी उम्र नहीं पढ़ने की, लेकिन आप हमारी बातें सोचो और समझो, सुनो, उस पर आप फोकस करो और कल का आपकी जो नस्ल आने वाली है उसको आप आगे बढ़ाओ, ताकि वो भी आपके जैसे अनपढ़ ना रह जाए, जाहिल ना रह जाए, फिर वो तकलीफ होगी। तो हम अगर नहीं बदलते तो हमारी नस्लें कैसे बदलेगी? तो हमारी कोशिश है कि अपनी नस्लों को बदला जाए, अपने समाज को बदला जाए। नेता मंत्री अपने नहीं बनना, अपना फोकस अपने समाज के लिए जीना। चाहे जितने भी साल हमारी उम्र बची हो, काफ़ी उम्र हो गई है, बाकी जितने दिन जिएंगे अपने समाज की खिदमत करते रहेंगे। तो क्या आपको यहाँ पे इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ा? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो पसमानदा जो मूवमेंट है या पसमानदा महाज के लोग हैं, ये मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इससे इस्लाम जो है वो खतरे में पड़ेगा। इन सवालों का सामना नहीं करना पड़ता है, या फिर करना पड़ता है तो आप कैसे कन्विंस करते हैं? देखिए, सवालों का सामना हर जगह करना पड़ता है, और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर अच्छा करते हैं, कुछ भी अच्छी काम करते हैं, तो बुराइयाँ साथ साथ आती हैं, बदनामियाँ साथ साथ चलती हैं, नाम के साथ बदनामी भी चलती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो 10 लोग अच्छा बोलते हैं, 10 लोग गालियाँ देते हैं। तो समाज के लिए सुनना पड़ता है। अगर हम किसी के कमेंट से पीछे हट जाए, किसी गाली सुन के हम चुप बैठ जाए, तो फिर हमारा समाज तो वहीं रहेगा ना। यही काम पिछले नस्ल जो हमारी गुजर गई, जो हमारे बुजुर्ग चले गए, उन लोगों ने नहीं किया। क्योंकि कुछ आगे बढ़ते थे, पीछे से कोई टांग पकड़ खींच देता, कोई कुछ बोल देता, वो साइलेंट हो जाते। लेकिन हमें उनकी बातें नहीं सुननी है। जो हमारे पीछे हमें गालियाँ देते हैं, हमारे पीछे गलत कमेंट्स करते हैं, हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उनकी बातें नहीं सुननी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलत काम नहीं कर रहा। अगर वो हमारी बुराई करते हैं ना, तो हमारे दुश्मन नहीं हैं, तो हमें आईना दिखाते हैं और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो हमें गालियाँ देते हैं, जो हमारी बुराई निकालते हैं, वो गलत नहीं है। हम उनको दुश्मन नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि वो हमारा काम कर रहे हैं, हमें आईने दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको तुम सुधार लो। तो हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है, हम उसको बुरा नहीं मानते। आप यूथ के बीच में जाते हैं सर, तो यूथ आज इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, दुनिया से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से देखा जाए, इंटरनेट से जुड़ गया तो दुनिया से जुड़ गया। उसके पास तमाम तरीके के इन्फॉर्मेशन एक्सेस होता है और बाकी चीज़ों को लेके वो सोचता है, समझता है, उसके ज्ञान का विस्तार हुआ है, सोचने की शक्ति का। तो इसमें आपसे कभी ये सवाल होता है कि हमें इस टाइप की एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें ये एजुकेशन नहीं मिलता है, या फिर हम इस वजह से इस एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ी सवाल है और सवाल बहुत बेहतर है। इसके जवाब के लिए बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है ना, बहुत मुश्किल दौर है। तो इस दौर में एजुकेशन और फाइनेंस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एजुकेशन नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर फाइनेंस हमारे पास नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं, तो एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि जो भी काम किया जाए, दोनों ही साथ में होना चाहिए। गरीब है उसको भी आगे बढ़ाइए, हमारे पास पैसा है, अल्लाह ने दिया था, हम उस पर फोकस करते हैं कि चलो उसको आगे बढ़ाएं, काम किया जाए। तो काम करने के लिए पैसा ही जरूरी नहीं है, दिल भी होना चाहिए, ठीक है, हौसला होना चाहिए इंसान के पास। सही कह रहे हैं। हौसला नहीं होने की वजह से आज़ादी के दशकों पहले जिस मुहिम की शुरुआत हुई थी मोमिन कॉन्फ्रेंस के रूप में, जिसका दुनिया के हिस्टोरियंस ने
जिन्होंने भारत के समाज पे काम किया है, उन्होंने इसको कोट किया कि ये ऐसा काम कर रहा था जो न केवल मोमिन कम्युनिटी के बारे में, बल्कि तमाम जो कामगार जातियां थीं और इस देश में जो भी अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए, अलग अलग समस्याओं से जूझते हुए लोग हैं, इन सबका निदान था वहाँ। तो उन आंदोलनों को, जिस फहरिस्त को आगे बढ़ना चाहिए, जिस मुहिम को आगे बढ़ना चाहिए, उसको रोक के रख दिया गया कहीं ना कहीं। तो आप इसको मानते हैं कि ये माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स जो एक हवा खड़ा की गई थी, वो इसको निगल गया था? ये तो सही बात है, ये तो लोग हवा बनाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी जो माइनॉरिटी है इसमें 85% पसमानदा है, मुस्लिम समाज में 85% पसमानदा है, लेकिन सिर्फ 15% अशराफ जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं? हवा की वजह से कर रहे हैं, डरा के कर रहे हैं, धर्म को दिखा के कर रहे हैं। इनके पास कुछ और नहीं है, इनके औकात नहीं है हमें कब्जा करके रखने का। सिर्फ इन लोगों ने ये सिस्टम बनाया कि इनको अनपढ़ रखो, जाहिल रखो, तो हमारे कब्जे में रहेंगे। लेकिन वो दौर गया, अब हम लोग चुप नहीं रहने वाले, छोड़ेंगे नहीं। अपनी समाज को जागरूक करेंगे, पढ़ाएंगे उनको और अपना हक लेके छोड़ेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। अब डेमोक्रेटिक देश में सर, संवैधानिक रूप से जितनी भी चीज़ें चलती हैं उसमें खास करके चाहे आप देख लीजिए 3 तलाक के मुद्दों पे, या फिर जो अपना वक्फ बोर्ड का जो बिल जो पेश हुआ था और उस पर जो चर्चा हो रही थी, पूरा मस्जिदों से इन चीज़ों को प्रचारित किया जा रहा था कि नहीं, ये तो हमारे अधिकार छीन लेंगे, ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? उसका असर ज़्यादा समाज पे पड़ा है, या फिर आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जनता के बीच में इंटेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, आपका असर है या उनका? दोनों में यदि तुलना किया जाए तो कौन ज़्यादा भारी पड़ रहा है? देखिए, दोनों में अलग अलग बातें हैं। पहले नंबर तो मस्जिदों से अनाउंसमेंट जो होता है ना, वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे, जिनके पास जानकारी नहीं, उनकी बातों में आते हैं वो, ठीक है, उनके ऊपर असर उनकी होती है। हमारी बातों का असर किसके ऊपर होता है? जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं। हम जो बातें उनको बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हमारे लिए है, वक्फ बोर्ड किसके लिए, वक्फ बोर्ड का मेन काम क्या है, वक्फ बोर्ड का मकसद क्या है। तो ये जो पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं, वो हमारी असर उनके ऊपर होती है। लेकिन मस्जिदों से जो अनाउंसमेंट होता है ना, ये सारा असर गलत है। ये हमारे पसमानदा समाज को भटकाते हैं, गुमराह करते हैं कि इस्लाम खतरे में आ जाओ, इस्लाम खतरे में इस्लाम बचाने के लिए पसमानदा समाज ही जाएगा। तुम्हारे औलाद क्यों नहीं आते? तुम्हारे औलाद विदेशों में पढ़ते हैं, बाहर में रहते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, वो नहीं जाते इस्लाम को बचाने के लिए। इस्लाम बचाने के लिए सिर्फ पसमानदा ही समाज क्यों जाए? हम ठेकेदार हैं, ठेका लेके बैठे हैं हम तुम्हारा। तो ये चीज़ बदलाव आ रहा। अभी हमारी टीम जो काम कर रही है, ये हर जगह फोकस कर रहे हैं हम लोग, और हर जगह आज पसमानदा की चर्चा हो रही है, और हर जगह वक्फ बोर्ड की चर्चा हो रही है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम मुखालफत करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं हम। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पे ही मुखालफत किया था। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसमें हमने भी अपनी राय रखी थी, कुछ आपत्तियाँ जताई और कुछ सुझाव दिए। वक्फ बोर्ड का हमने सीधा बिल का सपोर्ट किया, बिल जो गवर्नमेंट ने दिया है हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ सुझाव के साथ और कुछ आपत्तियां दर्ज कराई हमने। लेकिन हम ये समझते हैं कि बिल पास होना चाहिए, साल में हिसाब देना चाहिए। भाई, वक्फ बोर्ड के पैसा आप खा रहे हो, आप कुंडली मार के बैठे हो इतने साल से, आपके लिए नहीं है ना, वो आवाम के लिए है, हमारे गरीब जनता के काम आए, हमारे देश के काम आए। आदमी इसीलिए दान करता है, ठीक है, कि गरीबों के काम है और देश के काम आए। तो ये ना गरीबों के काम आ रहा, ना देश के काम आ रहा, तो हम क्यों उसके सपोर्ट में रहें? सर, इंडिविजुअल रूप से जितने बुद्धिजीवी हैं, अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति की अपनी एक सोचने की शक्ति अलग होती है, उसका अपना एनालिसिस करने का अलग होता है। आप से पूछना चाहते हैं कि आप इसको किस रूप में देखते हैं? वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उस पसमानदा के पक्ष में कैसे ये होगा? देखिए, पसमानदा के पक्ष में आएगा अगर ये बिल पास हुआ, कुछ संशोधन, जैसे हम लोगों ने कुछ आपत्तियां दर्ज कराई, कुछ राय रखा, कुछ संशोधन कर बिल ये पास हो जाता है, तो हमारे हक में बहुत फायदा होगा। हम ये नहीं बोला कि तुम हमको दे दो, लेकिन वक्फ बोर्ड में जितने लोग भी बैठे हैं मेंबरान, उसको हटाओ, उसमें हर कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। हमारे मुस्लिम जाति क्या है, ठीक है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के सारे लोग होने चाहिए उसमें, उनकी देखरेख में होना चाहिए। साल में हिसाब दो, आपने क्या किया, कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हुआ। वक्फ की प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, लेकिन उसको यूज़ करना। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है, जैसे मैं कुछ लोगों को, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को मैं सुन रहा था टीवी चैनल पे, या कुछ लोगों को पढ़ने को मिलता है सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों पे जो पसमानदा मुद्दे से जुड़े होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि पसमानदा की भलाई उसी में है, उन्हीं संस्थाओं में भलाई है, या उन्हीं से भला हो सकता है जो सरकार के नियंत्रण में है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार के नियंत्रण से तो भला नहीं हो सकता। सरकार के नियंत्रण में ज़्यादा सब उनके हाथ में हो जाएगी, हम वो नहीं चाहते। सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, पूरा सरकार की देखरेख में है। हम आज़ाद देश में हैं, हमारे यहाँ सरकार संविधान से चलती है,
सरकार के देख रेख में रहे, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी सरकार के नियंत्रण में जाए ये हम पसंद नहीं करते हैं। वक्फ बोर्ड हमारा है, उसमें हमारे कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, लेकिन हर कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। सिर्फ सैयदी क्यों होगा, सिर्फ ऊंची जाति के लोग क्यों होंगे? और आज क्या आज़ादी के बाद से जो लोग बैठे उन्हीं के खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, कि उनके बाप का राज है? नहीं होना चाहिए ना। इनको हटाओ, मैं तो सीधा बोलता हूँ, इनको साइड करो, उसमें हर कम्युनिटी के लोगों को डालो, पसमानदा समाज के भी लोग आएंगे और साल का पूरा हिसाब दो, कोई टेंशन नहीं। आपका एक लंबा अनुभव है सर, समाज में काम करने का भी, अलग अलग शहरों में रहने का भी, या विदेशों में भी रहे हैं। क्या इस तरीके से पहले कभी मौका मिला था जब पसमानदा लोगों को सरकार ने या सरकार की जो कमेटी है उसने बुलाई थी बात करने के लिए माइनॉरिटी के इशू पे? देखिए, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने आज तक तो नहीं देखा, किसी गवर्नमेंट ने हमें पूछा नहीं। पसमानदा कौन है इन लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे हैं, इतने साल हो गया कांग्रेस की सरकार, पता तो होगा ही वो लोग, लेकिन बोलते नहीं, मुंह नहीं खोलते कभी भी नहीं। पसमानदा की नाम ही नहीं लेते हैं लोग, ये सिर्फ पसमानदा के वोट लेते हैं, पसमानदा के नाम लेते हैं, ये पसंद नहीं करते पसमानदा को, इसलिए हमारा समाज इतना पिछड़ गया। अब समझ लिए 341 1950 में बंद कर दिए इन लोगों ने, वो भी हमारा हक छीना ना। किसने छीना? कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने किया ना। तो हमारा नुकसान किया ना, हमारे लोगों का नुकसान किया ना, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। हमें चाहिए, वो भी चाहिए, हमें लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए भी लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो इसमें ये जाहिर सी बात है कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो केवल एक बिंदु नहीं होता है, वो पूरा पैकेज होता है। उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो डेमोक्रेटिक मूल्य हैं उन सबको संरक्षित करने, उन सबको आगे बढ़ाने की लड़ाई होती है। ये अच्छी बात है कि आप तमाम सारे मुद्दों पे आप मुद्दों को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये किसी न किसी दिन ये रंग लाएगी। जिस तरीके से आपके आंदोलन ने आज देश के प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा दिया, या देश के हर एक व्यक्ति के जो वहाँ पे है कि पसमानदा पसमानदा, किसी समय में लोग नहीं जानते थे, बहुत चंद लोग जानते थे, जो लोग इस पर काम करते थे, जो रिसर्च करते थे, या जो लोग जिनका परिवार इस मुहिम से जुड़ा हुआ था पहले से। आपसे कुछ कुछ मुद्दों पे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी एक्टिविस्ट हैं जो नीतियों के तहत बदलाव चाहते हैं। तो इलेक्शन और पसमानदा दोनों के किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इलेक्शन जहाँ तक सवाल है और पसमानदा का सवाल है, तो देखिए हमारी बातें हम लोग लड़ रहे हैं बाहर में। जब हमारे कुछ लोग अंदर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन आप कैसे माना जाए बुलंद करेंगे? इसके पहले तो पसमानदा के नाम पे कई सांसद पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों ने उसको बढ़ाया। मुझे लग रहा है कि जो लोग जमीन पे, आप जैसे बुद्धिजीवी ने जो आगे बढ़ाया बात और काम, वही बढ़ता गया, उन लोगों से कुछ बढ़ा नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो लोग पिछले दफे गए, एक्चुअली उनको भी खास करके पसमानदा समाज की, अपने समाज की ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन उसमें तो बुद्धिजीवी लोग थे जो नहीं, बुद्धिजीवी सिर्फ नाम के थे, बुद्धिजीवी सिर्फ नाम के थे, मैं उनका भी विरोध करता हूँ। पार्लियामेंट में गए, सिर्फ उन लोगों ने पैसा बनाया, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमारे समाज ने उनको भेजा, कुछ लोग चुनाव जीत के गए, कुछ राज्यसभा गए, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने पैसा बनाया, पार्टी की चमचागिरी करी वहां पे, और कुछ भी नहीं किया, अपनी आवाज बुलंद नहीं करी। सरकार ने जो बोला, जो उनके पार्टी ने बोला, वही उन लोगों ने किया। हम वो चीज़ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे कुछ युवा आए, पॉलिटिक्स में भी आए, हम उनकी भी सपोर्ट करेंगे। तो हमारे जो लोग जाएंगे वो हमारी कम्युनिटी के लोग होंगे, वो हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम बाहर से लड़ेंगे, वो अंदर से लड़ेंगे, तब हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि अंदर भी हमारे लोग हों, हमारे कम्युनिटी। लेकिन जिनको वोट देते रहे वो तो पसमानदा की बात ही नहीं करता है, तो आपको टिकट कैसे देगा? हम अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हमें पार्टी से क्या करना? जो पार्टी बुलाएगा हम उससे जाएंगे। हमें किसी पार्टी से एलर्जी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें कोई पार्टी अछूत नहीं हमारे लिए। जो पार्टी हमें पूछेगा, जो हमारे मान सम्मान देगा, हमें इज्जत देगा, हम उसके साथ होंगे। नहीं होंगे तो हमारे कम्युनिटी के लोग आज़ाद उम्मीदवार लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तो आप ये नहीं मानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल जो है आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, कि आप जिसको वोट भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो संज्ञान नहीं ले रहा है? इसी की तो लड़ाई है हमारे। इसीलिए तो अपने समाज के लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट सिर्फ देते हो, उससे सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आपके मुंह में जबान नहीं है, मुंह को बंद करके रखे हैं। आप अपनी जबान को खोलिए, इस्तेमाल कीजिए। आप वोट देते हैं तो जबान भी चलाइए, उससे सवाल पूछिए। बिहार जैसी धरती पे जबान कैसे बंद हो सकता है? और जो जबान बंद कर रख रहा है तो बाकी देश में क्या हाल होगा? जबकि यहाँ एक ऐसे प्रदेश में जहाँ आरक्षण भी मिला हुआ है, न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि जो लोकल निकाय है उसमें भी, चूँकि जिला परिषद से लेके और वार्ड कमिश्नर तक पसमानदा लोग लड़ सकते हैं, पिछड़ा की जो सीट होता है उसमें। ठीक वैसे ही जैसे सरकारी नौकरियों में चपरासी से लेके और कलेक्टर तक बनते हैं, स्टेट
की जो कमीशन है उसमें उसके तहत जो आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, तो यहाँ का जब व्यक्ति नहीं बोल सकता है तो बाकी देश की क्या स्थिति होगी? इसके कारण है ना, मैंने आपको बोला ना कि हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत कमी है। हम तो चाहते हैं कि हिस्सेदारी सब जगह मिले। एजुकेशन के लिए आप क्या मुहिम खास करके आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, मुझे लगता है कि आप जो सोचेंगे और आप जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वो मील का पत्थर साबित होगा। हमारी कोशिश ये है कि देखिए, जहाँ भी जाता हूँ एजुकेशन में फोकस करता हूँ, अपने लोगों को पढ़ाना लिखाना, इस पर चर्चा करना। सिर्फ चर्चा करने से नहीं होगा। जो एकदम अत्यंत गरीब है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनकी मदद भी करनी पड़ेगी ना। तो अपने महाज से भी, अपने दोस्तों से भी यही कोशिश करता हूँ, ये चर्चा करता हूँ कि जहाँ जहाँ आप एकदम पिछड़े हैं वहाँ पर हम लोग चलें, उनके लोगों को जगाएं, उनको पढ़ाएं, उनको एजुकेटेड करें, तभी हमारी समाज आगे बढ़ेगी, तभी हमारा आवाज़ बुलंद होगा। सर, एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक चीज़ है, बोलिए। वो ये है कि समाज कल्याण विभाग होता है जो पिछड़े दलित या जो वंचित तबका है उसकी शिक्षा के उत्थान के लिए वो तमाम संस्थाएं बनाती है, हॉस्टल बनाती है, और जो भी एक बुनियादी सुविधाएं हो सकती है उसको मुहैया कराने का काम करती है। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि इतने सारे जो ज़मीन हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर वक्फ का हो या इस तरीके से कोई गैर मजरूह हुआ हो, तो उन ज़मीनों पे हर शहर में एक इनिशिएट करके आप जैसे जो लोग हैं वो एक हॉस्टल का निर्माण कराएं जिसमें पसमानदा जो तालबिल हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उन लोगों को रख के पढ़ाया जाए, ताकि एक अलग तरीके का बदलाव जो समाज में उसकी शुरुआत हो। यदि है तो इसके लिए आप क्या आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इसको बनाते हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो मिनिस्ट्री में हैं, जो लोग इसको पास करते हैं, उन तक आवाज़ पहुंचाएगा कौन? आप पहुंचाएंगे ना? हाँ, तो आवाज़ पहुंचाने के लिए हम खड़े हुए हैं ना। इससे पहले बहुत लोगों को हम लोगों ने भेजा, पार्लियामेंट भेजा, विधानसभा में भेजा, लेकिन उन लोगों ने वही किया, वहाँ जाके आवाज़ नहीं बुलंद किया, वो सिर्फ अपना काम किया, अपने समाज के लिए नहीं किया। उन लोगों ने अगर समाज के लिए आवाज़ उठाया होता तो आज बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। वहाँ जाके जबान पे ताला लगा लिया, सामने वाले ने वहाँ से प्रेशर दे दिया पार्टी की तरफ से कि भाई आपको ये सब नहीं बोलना है, आपको सिर्फ काम करना, उनको वोट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह के लोग गए, पार्लियामेंट में गए, विधानसभा में गए, इन लोगों ने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, इस लेकर बाहर तक। पिछले दिनों सर 2-3 काफ़ी चर्चा का मुद्दा रहा इस देश में, जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चर्चा में रहा, उस पर वर्डिक्ट आया, एक मदरसा एजुकेशन को लेकर वर्डिक्ट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद वक्फ का भी चल ही रहा है। तो इन तीनों चीज़ों पे सरसरी तौर पे देखा जाए, एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और पसमानदा को किस रूप में देखते हैं? देखिए, माइनॉरिटी और पसमानदा दोनों अलग अलग नहीं है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और पसमानदा का जुड़ाव, उसकी भलाई, उसका उत्थान, इसकी भलाई के लिए, इसके उत्थान के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है। सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, ठीक है। अभी आपने देखा होगा 3 तलाक का मामला पिछले दफे आया, NRC आया, ये सब क्या है? ये सब लोगों को भटकाना, लोगों का माइंड वॉश करना, लोगों के दिमाग को घुमा करके सिर्फ अपना काम करते रहो, बाकी किसी की भलाई नहीं करना। ये कोई भी सरकार नहीं करती गरीबों के लिए, सब अपना यूज करते हैं, लोगों को दिमाग घुमाते, लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, सरकार अपनी चाहिए, पार्टी अपनी चले, सरकार अपनी चले, बाकी लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेकर जो डिबेट अभी चल रहा है सर, जिसमें ये कहते हैं लोग कि माइनॉरिटी के नाम पे है तो उसमें आरक्षण नहीं है या पसमानदा की भागीदारी नहीं हो पाती है, उस पर एक जाति, एक परिवार का पूरा कब्जा रहता है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये केवल हवाई बातें हैं या सच है? देखिए, ये इसमें कुछ गलत नहीं है, तो एक्चुअली है इसमें, क्योंकि हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलने के कारण है कि हमारे जो शीर्ष लीडर जो है ना, ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ हुआ बनाते हैं कि हमारे मुस्लिम में कोई जाति नहीं है। लेकिन आपने भी देखा होगा करीब 54-55 जातियाँ हैं, ये सब के सब झूठ बोलते हैं कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कोई जाति नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो 1950 में जो 341 का सेक्शन बंद किया गया, किसकी वजह से? उस टाइम में हमारे मुस्लिम ही थे शिक्षा मंत्री, लेकिन उन्होंने यही बोला ना कि हमारे मुस्लिम में कोई जाति नहीं। जब जाति नहीं था, आरक्षण काहे के लिए? इसलिए सब बंद हुआ, इन लोगों की बदमाशी। 1990 में जो मंडल कमीशन आया उसमें मुस्लिम की बहुत सारी जातियाँ जो OBC में आई उनको लिया गया। वो दूसरा सवाल है कि उससे कितना लाभ हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसमें लाने के बाद से फिर एक लंबा समय, लगभग 34-35 साल होने जा रहा है, तब तक इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं हुई? उसके पीछे आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके मुद्दे पे बात होने की जहाँ तक सवाल है, जैसे कि बहुत कम लोग राजनीतिक जानते हैं, बहुत कम लोग उस पर दिमाग लगाते हैं, और जो दिमाग लगाए वो पार्लियामेंट चले गए। BP सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ, वहीं से ये चालू हुआ सब, ठीक है।
उससे पहले कोई पसमानदा की बात नहीं करता था, कोई आरक्षण की बात नहीं करता था। गवर्नमेंट चली कांग्रेस की इतने साल, किसी ने कुछ किया नहीं किया। बीपी सिंह की सरकार में ये मंडल कमीशन लागू हुआ, वहाँ से ये चर्चा चली और चर्चा चलते चलते बीच में लोगों ने उसको दबा दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। बहुत सारे उसमें कमीशन बने, बहुत सारे इंक्वायरियाँ हुई, लेकिन उसको क्या किया लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसलिए ये इतना टाइम लग गया। लेकिन अब ठंडे बस्ते में हम लोग डालने नहीं देंगे, अब इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सारे हमारे महाज के लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं और इसको उर्स तक पहुंचाएंगे। आपका महाज तो पहले भी था, तो पहले क्यों नहीं काम? देखिए पहले महाज भी था, लेकिन अलग अलग तरीके का था, एकजुट नहीं था। आपको पहले मैं बोला हूँ कि मैं टारगेट करता हूँ, मैं नाम लेके बात करता हूँ। अली अनवर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपना महाज बनाया, अपना संस्था चलाया, लेकिन सर्वे सर्वा वही रहे, किसी को जोड़ा नहीं उसमें। आप अकेले क्या कर सकते हैं? आप अपना टीम बनाइए ना, काम टीम वर्क से होता है, अकेले एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इन्होंने यही गलती किया, अकेले ही लड़ते रहे, अकेले ही करते रहे, टीम नहीं बनाई, किसी को जोड़ा नहीं उसके साथ। इस वजह से जितनी संस्थाएं चली वो कारगर साबित नहीं हुई। पूरे देश भर में बहुत इन्होंने मीटिंग की, इवन आपके महाराष्ट्र में भी इनका पूरा बहुत बोलबाला था, और आप कह रहे हैं जोड़ा नहीं लोगों को। जोड़ा, सही बात, जोड़ा, सब जगह गए हैं, सब लोगों से बातें की, लेकिन संस्था को आगे नहीं बढ़ाया। अभी जैसे हमारी संस्था है, बॉम्बे में भी हम बना रहे हैं, वहाँ भी ऑफिस खोलेंगे, बिहार शरीफ में ऑफिस है, रांची में ऑफिस है, दिल्ली में, लखनऊ में, हम लोग हर जगह जोड़ रहे हैं, झारखंड में है, रांची में, सब जगह हम लोग जोड़ रहे हैं, अपने संस्था को बढ़ा रहे हैं, हर जगह ऑफिस करेंगे, क्योंकि ये टीम वर्क का है। अगर टीम नहीं है तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो जरूरी है टीम बनाना, और टीम भी बेहतरीन टीम बनाना, जो लोग क्यों काम को। अभी प्रोफेसर साहब के साथ आए हूँ, इन्हें भी मैं प्रवक्ता बनाऊंगा, ये भी हमारे महाज में जुड़ेंगे, ये भी हमारे काम करेंगे, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन हैं। ऐसे लोगों को जोड़ना जो अपने समाज को खींच के लाएं, अपने समाज को गड्ढे से निकालें, ऐसे लोग मुझे चाहिए। अली अनवर साहब ने ऐसा नहीं किया, उन्हें उनके संपर्क में बहुत लोग आए, उनके भी तो उनके साथ भी आप जुड़े रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को किस रूप में देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों आखिर किया? हर कोई, वो भी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति थे, तो हर आंदोलनकर्मी चाहता है कि उसका आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे किन मंशा को आप जमा? ये अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। एक इंसान का टारगेट होता है कि मैं घर बना लूँ, उसके बाद शांत हो कि मेरा घर बन गया ना, काम खत्म, ठीक है। एक इंसान होता है कि नहीं, घर अपना बन गया, मेरे पड़ोसी का बनना चाहिए, मेरे भाई का भी बनना चाहिए, वो एक सोच होती है, ठीक है। तो इस तरह की सोच लोग नहीं रखते, वो लोग कि हमने अपना घर बना लिया, मेरा भाई का बने या बाढ़ में जाए, क्या करना, ये सोच थी उन लोगों की। अगर ये सोच के चले होते ना कि मेरा घर बन गया, अब मेरे भाई का बन जाए, इसके बाद मेरे पड़ोसी के बन जाए, तो गांव में कोई अनपढ़ नहीं रहता, कोई किसी कच्चा मकान नहीं रहता, कोई जाहिल नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता। अगर ये सोच लेके लोग चले होते तो हमारे समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं होता, कोई भी गरीब नहीं होता। वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्ति है, अगर वो खर्चा कर देना तो हमारे देश के सारे मुस्लिम करोड़पति हो जाएं, इतनी प्रॉपर्टी है। लेकिन लोगों ने किया क्या? चंद लोग बैठ के लूट के खा रहे हैं। तो ये आपके पहले, मतलब अभी जो एक मुहिम शुरू हुई है, इसके पहले जो पसमानदा मुहिम चल रही थी, उसके जो नेता थे वो कभी इस पे बात नहीं किए क्या? नहीं करते थे वो, समाज में नहीं आते थे, पब्लिक में नहीं आते थे, वो ऊपर ऊपर हवा हवाई था सब। तो आपको तो बहुत ज़्यादा जनता के बीच में कोप भाजन का शिकार होना पड़ता होगा, जनता आपको भी उसी नज़र से देखती होगी कि देखती है, जैसे आप, वो एक को हम लोगों ने जिताया, चुना, उनके पीछे रहे, लेकिन हमको छोड़ दिए, तो आप भी छोड़ देंगे। लोग सोचते हैं, तो आप कैसे विश्वास दिला? लोग सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मुझे शौक नहीं है पार्लियामेंट जाने की, मुझे समाज की सेवा करनी है। मैं ये समझाता हूँ कि मुझे नहीं जाना पार्लियामेंट में, कभी फ्यूचर में भी नहीं जाना। मुझे समाज की सेवा करना, जो भी अपना टाइम बचता है, 10 रुपये निकलता है अपने काम से, उसको समाज में लगाता हूँ मैं। समाज सेवा करना, अपने देश की सेवा करना। पार्लियामेंट में जाके ही सेवा नहीं हो सकती, कमाने के लिए पार्लियामेंट में जाना हमें जरूरी, वो बिजनेस हमारा नहीं है, वो ये नेता लोगों ने बिजनेस बना दिया उसको। जो आपने सवाल किया था, मैं चाहता हूं कि उस पर भी आपका एक राय आए, ताकि जो दर्शक है वो जाने, क्योंकि इस चैनल के अधिकांश जो दर्शक हैं पसमंदा डेमोक्रेसी के, वो पसमंदा समुदाय के हैं। जाहिर सी बात है, कुछ अशराफ भी इसको अपना देखता होगा अपनी रणनीतियों को बनाने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए, लेकिन खैर उससे हमें क्या लेना देना। पसमंदा समुदाय की आवाज़ है, उन तक पहुँचनी चाहिए, और मुकम्मल तरीके से पहुँचती है तो इसकी सफलता इसी में शामिल है। आप अभी जो मदरसे के ऊपर जो एक वर्डिक्ट आया है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मदरसा अभी आधुनिक रूप में किस रूप में होना चाहिए, ताकि पसमंदा, जाहिर सी बात है कि उसमें जाने वाले अधिकांश पसमंदा तबके के बच्चे होते हैं। देखिए, एक सवाल आपने जो किया, बहुत बढ़िया सवाल किया। मदरसा, हम अपने ही कम्युनिटी के लोगों को समझता हूँ मैं कि सिर्फ एक मदरसे में पढ़ लेने से, अरबी उर्दू पढ़ लेने से इंसान नहीं बन जाता, उसकी ज़िंदगी नहीं चलती। दुनिया वही तालीम भी होनी चाहिए,
ठीक है, उसमें कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें अंग्रेजी होना चाहिए, सारे में होना चाहिए। दुनियावी तालीम अगर नहीं होता ना हमारे पास तो हम आपके सामने नहीं बैठ सकते थे। सिर्फ अरबी पढ़ के, उर्दू पढ़ के अगर हम होते तो ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में इमामत करते, इसके आगे नहीं कर सकता था मैं, आपके सामने नहीं होता मैं। तो मदरसे में उसकी भी होनी चाहिए, उसमें हर तरह की तालीम होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन उसके भी होना चाहिए। सिर्फ उर्दू पढ़ाने से, अरबी पढ़ाने से काम नहीं चलता। मैं चाहता हूँ कि उसको भी सरकार ले अपने हाथ में और उसमें भी हर तरह की पढ़ाई हो। लेकिन मॉडिफिकेशन के खिलाफ में कुछ उलेमा और मौलवी हैं जिनको है कि भाई इससे हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। वो तो अपना दुकान चलाते हैं, उनका तो धंधा है, उनका तो बिजनेस है, उनका तो वही बिजनेस है। तो जो अधिकांश जनता है, पसमानदा तबका है, वो तो अपने बच्चों को उनके बिजनेस की भेंट चढ़ने के लिए तैयार है, चढ़ाने के लिए तैयार है। तो उसी को तो हम रोक रहे हैं ना। हमारा काम अपने समाज को जगाना, उस रास्ते से भटकाना, हटाना उसको। वो गलत रास्ता, वो लोगों ने उस रास्ते पर डाल दिया, हम उधर से घुमा रहे हैं उसको। ठीक है कि उधर मत जाओ, आप अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजो, एजुकेशन की तरफ दिखाओ। हम ये नहीं मना कर रहे कि आप अरबी मत पढ़ाओ, हमारा सिस्टम है वो, हमारा कल्चर है वो, हम इस्लाम से जुड़े हैं तो कुरान पढ़ना हमारा अधिकार है। कुरान पढ़ो, आप अरबी उर्दू सब पढ़ो, लेकिन साथ में एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। अब बताइए, बहुत लोग सर ये भी फतवा लगाते हैं कि कंप्यूटर जब आया था तो कंप्यूटर हराम है, टीवी हराम है। मैंने तो एक आलिम को ये भी देखा था कि वो बोला टीवी हराम है, वो हराम को भी टीवी पे बैठा है, टीवी पे ही बैठ कर बोला कि टीवी देखना हराम है। तो इन लोगों को मैं क्या बोलूँ, ये सब हराम खोर है, मैं सीधा बोलता हूँ। ये लोग समाज को डुबा दिया इन लोगों ने, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए समाज को बेच दिया इन लोगों ने। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया किसी के लिए, ना हमारे लिए, ना हमारे समाज के लिए, ना हमारे देश के लिए। ये हमारे देश के लिए दुश्मन है, ये नुकसानदायक है ये लोग हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। चाहे इसके लिए कोई मुझे कोर्ट कचहरी में घसीट के ले जाए, मैं वहाँ भी बोलूँगा। ये लोग हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक हैं, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के लिए भी नुकसानदायक हैं। ये फतवे जारी करते हैं, ये इनके साथ जुड़ा, इनका धंधा है, इनका बिजनेस है ना। अभी वक्फ बोर्ड का बिल पास हो जाता है, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनके पेट में तो दर्द होनी जाहिर सी बात है ना। अभी फिर ये रोड पर उतरेंगे, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। इस्लाम बचाने के ठेका हम ही ले रखे हैं, पसमानदा समाजी ठेकेदार है उसका। तुम बचाओ ना, तुम्हारे औलाद क्यों नहीं बचाते? तुम्हारे औलाद तो विदेशों में पढ़ते हैं, वो नहीं आएंगे बचाने के लिए, तो हम क्यों जाए? तो हमारी कोशिश ये है कि अपने समाज को रोकना, इनकी बहकावे में आप मत जाइए। आप अपना बिजनेस चलाते हैं,